अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ आज हमने फिर केमिस्ट्री की मीठी मीठी बातें करनी है। केमिस्ट्री अब अच्छी लगने लगी है वैसे मुझे तो, और आपको भी लगती तो होगी। अब आज ना हमने बज़ाहिर ना वैसे ये जो आज का टॉपिक है ना ये जस्ट एक डेफिनेशन है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना आपको ये कंसेप्चुअली समझा दूँ ये टॉपिक, वरना है ये जस्ट एक सिर्फ डेफिनेशन ही, और मैं ट्राई करूँगा कि आपको ना इसका कंसेप्ट आ जाए। अच्छा, आम तौर पर किसी चीज़ के वेट करने का तरीका ये होता है कि फैज़ आप 1 किलो चीनी लेते हैं अगर, तो क्या होता है कि शॉपर में चीनी होती है, दूसरी तरफ वो क्या करते हैं कि एक वेट रख देते हैं 1 किलो का। 1 किलो का वेट पड़ा होता है, इधर हम चीनी रखते हैं। तो अब ये जो 1 किलो का वेट हम रखते हैं ना एक तरफ, एक्चुअली वो हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड उसके लिहाज से हम करते हैं ना वेट। वैसे तो नहीं करते कि हम ऐसे अंदाज़ा लगा लें, नहीं, हम किसी एक चीज़ को स्टैंडर्ड मानते हैं फिर उसके लिहाज से वेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी चीज़ का वेट करते हैं ना तो हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से करते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं। जब हम किसी चीज़ का मैथ किसी दूसरी बॉडी के लिहाज से करते हैं ना उसको कहते हैं रिलेटिव मैथ, क्योंकि किसी दूसरे के लिहाज से कर रहे हैं। अच्छा, ये तो फिज़िकल बैलेंस है हमारे पास जिससे हम 1 किलो 2 किलो 50 ग्राम इवन 1 ग्राम तक मेजर कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन जो एटम है, एटम तो हमें नज़र ही नहीं आता। जो चीज़ हमें नज़र ही नहीं आती उसका मैथ कैसे मालूम करेंगे? तो अब एटम का मैथ कैसे फाइंड करें? उसके लिए ना तो कोई फिज़िकल बैलेंस है जिससे हम कर सकें। अच्छा, साइंटिस्ट ने ना इसके ऊपर बड़ा काम किया। उन्होंने फिर ना जितने भी एटम्स थे ना, जब एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो रही थी, साइंटिस्ट को पता चल गया कि एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस टाइम फिर उन्होंने ना देखा कि जो कार्बन का एटम है ना ये नेचर में ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और कॉमनली मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है कार्बन, जिसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, यानी C12। तो उन्होंने कहा ऐसे हम करते हैं कि जैसे हम किसी चीज़ का वेट करने के लिए किसी एक वेट को, बाट को स्टैंडर्ड मानते हैं ना, इसी तरह हम कार्बन 12 को मानते हैं स्टैंडर्ड, C12 को स्टैंडर्ड मानेंगे और उसके लिहाज से ना हम दूसरे एटम्स का मैस फाइंड करेंगे। अब किसी भी एटम का वो मैस जो C12 के लिहाज से मिलेंगे, एक तरफ C12 होगा, दूसरी तरफ दूसरे एटम रखेंगे। जब हम इस एटम का मैस इस C12 के लिहाज से करेंगे ना तो इस एटम के मैस को कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मैस, क्योंकि हम कार्बन 12 के लिहाज से ले रहे हैं ना। सो वी विल डिफाइन द mass of an atom compared with the mass of an atom of C12। किसी एटम का वो मैस जो कार्बन 12 के मैस के लिहाज से हम लेते हैं ना उसको रिलेटिव एटॉमिक मैस कहते हैं। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है कि हमने रिलेटिव एटॉमिक मैस क्यों यूज़ किया? इसकी एक रीज़न तो यह है कि एटम के मैसेज बहुत ही थोड़े हैं, इंतहाई थोड़े हैं। उसकी रेंज क्या है? 10⁻⁻24 -24 टू 10⁻⁻20 ग्राम्स तक होते हैं, बहुत कम वैल्यू है। और कोई सेंसिटिव बैलेंस भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर करेंगे कैसे? आपने कहा ना चलें जी हम एटम का मैस कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके करते हैं, तो कार्बन 12 का कैसे किया? अच्छा, ये जितना भी काम है ना रिलेटिव एटॉमिक मैस वाला, ये एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट होता है, वो जो कंपैरिजन करता है ना
वो इंस्ट्रूमेंट करता है, हमने नहीं करना होता, हम जस्ट कमांड देते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट खुद कंपेयर करेगा और एटम का मैच बताएगा। लेकिन इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है थोड़ा सा देखें। ये जो कार्बन 12 है ना C12 को, ये कार्बन एक सेब है, C12 इज जस्ट लाइक एन एप्पल। इसको अगर हम 12 हिस्सों में तकसीम कर दें, ये कार्बन का एक एटम है, इसको हमने 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ये इसके 12 हिस्से हैं। इनमें से जो हर पार्ट होगा वो इसका 12th हिस्सा होगा ना, 1/12, ये भी 1/12 है, ये भी सारे, ये जो इस पूरे एटम का 12वां हिस्सा है, 12th पार्ट है, इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU। जो 1 AMU होता है ना, वो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है, और ग्राम्स में 10⁻⁻24 ग्राम। जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो कार्बन का जो 12th पार्ट होता है ना, उसको लेकर जिस एटम का हमने मास फाइंड करना होगा, उस एटम का कंपैरिजन करेगा कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ। थोड़ा और समझते हैं इसको। सपोज करते हैं हम ना हाइड्रोजन का मास फाइंड करना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट कैसे करेगा? फिजिकली अगर हम इमेजिन करें, आपने ना यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम रख दिया, हम क्या करेंगे कि यहाँ से ना एक पीस उठाएंगे, कार्बन का जो 12वां हिस्सा होगा, ये 1/12 पार्ट वो यहाँ रख देंगे, ये लेवल में रहेगा। अब हमने बोला क्या किया, हमने 1/12 पार्ट यहाँ पे रखा। कितने रखे? एक रखे। इनको जरा जमा करो, इसका एलसीएम 12 आएगा, यहाँ 1, यहाँ 12 आएगा, ये कितना बनता है 13/12, ये 1 पॉइंट समथिंग बनता है, मतलब 1। और हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 है ना। अच्छा फर्ज करो हमने ऑक्सीजन का मास फाइंड करना है, यहाँ पे हम ना ऑक्सीजन का एटम रख देते हैं, ये ऑक्सीजन का एटम है। ऑक्सीजन का एटम, उसका जो मास होगा ना ऑक्सीजन के एटम का, अब इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा 1/12 एक पार्ट रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, रखता जाएगा। उसने ये बिल्कुल ऐसे है, समझो कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का आपने रखा इसके ऊपर एटम, तो ये क्या होगा बना, ये नीचे आ जाएगा ये ऑक्सीजन वाला, क्योंकि वेट ज़्यादा है ना। फिर हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर वेट रखना शुरू कर देंगे, इसके ऊपर वेट रखते जाएंगे। जब वेट रखेंगे ना तो ये नीचे जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये बैलेंस में आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने वेट रख दिया। ये ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट भी ऐसे ही करता है, ऑक्सीजन का एटम हमने रखा, वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा ना वो 12th पार्ट को रखेगा, फिर रखेगा, रखता जाएगा, और एक लेवल जब आ जाएगा ना, इट मीन्स कि अब ऑक्सीजन का मास इतना हो गया। अब जब ऑक्सीजन आप रखते हैं ना इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो 12th पार्ट है ना उनको 16 बार प्लेस करता है, यानी कि 16 दफ़ा ना जो 12वां हिस्सा वो यहाँ प्लेस करता है। अगर हम इसका काउंट करें तो इसका एलसीएम 12 आएगा, 1 + 192, ये आ जाएगा 193, और ये आंसर आता है 16 पॉइंट समथिंग। अब ये तो हम मैनुअली कर रहे हैं ना, जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो तो एग्जैक्ट और करेक्ट वैल्यू देता है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, अदरवाइज तो इंस्ट्रूमेंट ने सारा कुछ करना होता है, ठीक है। तो ये
इस तरह से इंस्ट्रूमेंट करता है रिलेटिव एटॉमिक मास को, और आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा। अच्छा, बस छोटा सा एक टॉपिक है, उसके बाद हम आज का लेक्चर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। लास्ट पे हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। अच्छा, जब हम बाज़ार में एप्पल लेने जाते हैं, आज फिर सेबों का जिक्र कर लेते हैं। अच्छा, जब आप सपोज आपने गोल्डन सेब लेने हैं, तो भला क्या होता है कि कुछ सेब बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। होते सारे एप्पल्स ही हैं, गोल्डन ही होते हैं उनकी वैरायटी, लेकिन साइज़ कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। मैसेज का डिफरेंस होता है ना, बड़े और छोटे का मतलब क्या है कि उनके मैसेज डिफरेंट है। अच्छा, इसी तरह कुछ एटम ऐसे हैं जो हैं तो सेम, मतलब जैसे कार्बन है, इसके 3 किस्म के एटम हैं। फ़र्क क्या है कि उनके मैसेज का, कुछ ज़रा हल्के हैं, कुछ ज़रा हैवी, तीसरा उससे हैवी। इसी तरह हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटम हल्का है, एक ज़रा उससे हैवी है, एक ज़रा उससे हैवी है। तो इसी तरह एटम्स के अंदर भी होता है। एक एलिमेंट के एटम्स जिनके मास में डिफरेंस होता है, वो एक दूसरे का आइसोटोप्स कहलाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, जितने भी आइसोटोप्स होंगे ना, उनका मास एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हो जाता है। मसलन एक वज़नी क्यों हो जाता है, दूसरा हल्का हो जाता है। इसकी रीज़न होती है न्यूट्रॉन्स की तादाद। प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी होगी, न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होगी, डिफरेंट। सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, मतलब प्रोटॉन्स की तादाद, बट डिफरेंट मास नंबर मींस न्यूट्रॉन की तादाद। वो एटम्स जिनके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है और न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है, एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, द एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन के भी 3 हैं, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स, किसी एलिमेंट का आइसोटोप्स का पाया जाना, ये एक फिनोमिना है ना। The occurrence or existence of isotopes is called isotopy. Isotopy mean existence of isotopes. और सबसे पहले आइसोटोपी का फिनोमिना, आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई एक साइंटिस्ट था सोडी, उसने किया था। अक्सर एमसीक्यूज में आता है, सोडी डिस्कवर्ड आइसोटोप्स। अच्छा, आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जनरल प्रॉपर्टीज। एक तो जो आइसोटोप्स होंगे ना, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। मसलन कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं ना, तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, लेकिन सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन सेम हो गई, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है। एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 3 प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 2 सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड नंबर 3 सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इनको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? बड़ा इजी वे है। पहले हम सिंबल लिखते हैं, फिर उस सिंबल के नीचे हम जी की वैल्यू लिखेंगे, एटॉमिक नंबर, और उसके ऊपर लिखेंगे एटॉमिक मास की वैल्यू। जैसे ये देखें, ये कार्बन है, दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज मास नंबर C612, C613, C614। एक रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि लोअर लेफ्ट पे एटॉमिक नंबर,
और अपर राइट पे मैस नंबर। और दूसरा तरीका क्या होता है कि हम सिंबल लिखेंगे, सिंबल के बाद हाइफन और उसके बाद हम लिखेंगे मैस नंबर, एटॉमिक नंबर नहीं, मैस नंबर। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C12, C13, C14। अब ये जितना हमने काम किया ये आपने अच्छी तरह इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।